हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट लर्नर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीइंग अ बेस्ट लर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी पेपर 2 सीटेट पेपर 2 की प्रैक्टिस करने वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये वीडियो क्लास 2 होगा विज्ञान के लिए, और इससे पहले मैंने क्लास 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें भी, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में होगा तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी मिल रही है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और अपनी जानकारी के लिए अपनी बातों को साझा करते हैं मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोगों को जिस भाषा में, मैं कोशिश करूँगी कि दोनों ही लैंग्वेज पढूं, और अगर नहीं तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके अपनी सुविधा अनुसार जिस भाषा में आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। साथ ही अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कीजिए, और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए इन सब प्रश्नों को साथ में हल करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना होता है इन सब प्रश्नों के बार बार आने के। तो ये सब वही प्रश्न है जो बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पेडागोजी और आपका कंटेंट दोनों ही होगा, तो दोनों ही प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे, दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो साइंटिफिक एटीट्यूड कौन सा नहीं है, इसमें से देख लेते हैं। अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य या खुला मस्तिष्क। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, हार्ड वर्क, ओपन माइंडनेस। तो देखिए, यहाँ पर जो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है वो क्या है? हार्ड वर्क। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 3 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कठिन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि हरि कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी, यानी कौन से सबसे अच्छा जो मेथड होगा वो यहाँ पर सुटेबल रहेगा। तो हरी वॉन्ट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन इन टू क्लास 6th स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण, प्रदर्शन, चर्चा। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या दिया गया है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गिविंग एग्जाम्पल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन। तो देखिए, जब भी ऑप्शन में जो पेडागोजी क्वेश्चन होगा, अगर उसमें एक्टिविटी से रिलेटेड या एक्सप्लोर से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर सारे ही ऑप्शन क्या हैं? बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन चूज करना होता है, तो हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे, यानी कि एक्टिविटी कराएंगे उनसे। एक्टिविटी के थ्रू हम घूर्णन गति को पढ़ाएंगे, यानी कि सर्कुलर मोशन कैसे, सर्कुलर जो मोशन है वो उसे कैसे पढ़ाएंगे? गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति के द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पूछा गया है यहाँ पर। तो विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, या फिर विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। यहाँ पर भी देख लेते हैं ऑप्शन को। दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट्स, टू imbibe the values of honesty, integrity and cooperation among learners, to help the fellow colleagues in getting knowledge of science, to get knowledge of science। तो देखिए, यहाँ पर जब बात आती है इंटीग्रिटी की, ऑनेस्टी की, कोऑपरेशन की, तो आपका जो आंसर होता है ये आपका सही होगा। तो हमें साइंस पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य होता है, यहाँ पर विज्ञान अधिगम का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता, सहयोग के मूल्यों की क्या हो? प्राप्ति। तो ये इस तरह के ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं मूल्यांकन का अर्थ है। तो सतत एवं मूल्यांकन का क्या अर्थ है? अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन या अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है। द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स more frequent test and examination, routine activities and exercise to assess learning, evaluation of all aspect of science, summative and formative assessment। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ना इसका, देखिए यहाँ पर जब भी एक्टिविटी की बात आती है तो उस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा, अधिगम आकलन हेतु सामान्य गतिविधियाँ और अभ्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना या फिर स्थिति की कल्पना करना। Which one of the following is not a step of problem solving approach? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इनमें से कौन सा नहीं है? अटेम्प्ट टू सॉल्व, ड्राइंग कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पर ये सारे ही क्या है, ये सारे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है यानी अवलोकन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? ऑप्शन है यहाँ पर अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग, समानताओं का चित्रण। तो अनुरूपता विधि कहा है यहाँ पर, यानी कि क्या कहा है, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस? प्रेजेंटेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, इंटरलिंक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और मैप सिमिलैरिटीज़। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा समानताओं का चित्रण, यानी कि क्या होगा, मैप सिमिलैरिटीज़ जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस जो है वो क्या है, मैप सिमिलैरिटीज़। तो सही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है यहाँ पर कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। तो सबसे लंबा सर्प कौन सा है? एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर और वाइपर। तो देखिए यहाँ पर द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर एनाकोंडाज, बोआज या रेटिकुलेटेड पाइथॉन्स या वाइपर्स। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे लंबा सांप है संसार में, ये इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर लंबी है। तो ये रेटिकुलेटेड पाइथॉन्स है, जिसे आप जालीदार अजगर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 होगा। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आपको पूरा ये चीज़ देखने को मिलेगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है, यह एक आसान व्यायाम है। योगा इज़ डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज, क्या होता है योग करने से? तो योग जो है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो है लोगों को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर, इट कीप्स पीपल हेल्दी। तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। परिरक्षक यहाँ पर जो आप प्रिजर्वेशन, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो है किसी खाने की चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट है जैसे शैम्पू हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए, या खाने से रिलेटेड जो डब्बाबंद आपका खाने की चीज़ होती, फूड होता है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए यहाँ पर जो है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव।
तो प्रिजर्वेटिव इसमें से कौन सा है जो चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर सोडियम बेंजोएट आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि येट्स का जो उपयोग है वो डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो दही के लिए, चीनी के लिए, साधारण नमक बनाने के लिए या फिर अल्कोहल के लिए? यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो देखिए सब यीस्ट का प्रयोग जो उपयोग है वो अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है अल्कोहल यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया लिंक करता है एटीपी से, तो राइबोसोम किससे लिंक करेगा? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो राइबोसोम किससे करेगा? प्रोटीन से करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है यहाँ पर कि यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरे करेगा? दिया गया है यहाँ पर, if the frequency of a simple pendulum is 2 hertz, how many oscillation will it complete in 16 सेकेंड? तो देखिए ऑक्सीलेशन का जो आपका सिंबल होता है वो n होता है, और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा यानी 16 × 2 कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 32 होगा। ये आप लोग कैलकुलेशन करते होंगे तो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ऐसी कौन सी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम या फिर जस्ता, एल्युमिनियम, सोडियम? इसमें से आप लोग सही आंसर लगाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न इफ केप्ट इन एयर? मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम या सोडियम? तो देखिए सोडियम को अगर आप रखेंगे, अगर आप उसको हाथ में भी हल्का सा भी लेते हैं तो वो जल उठता है, उसके निशान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और हवा जैसे ही वायु में लाते हैं सोडियम को तो क्या होता है? सोडियम ही एक ऐसा है धातु है जिसे जो कि जलने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? अपचायी कारक के लिए, प्रति अम्ल के लिए, किण्वन कारक के लिए, ऑक्सी कारक के लिए? तो यहाँ पर प्रति अम्ल होगा। यहाँ पर आंसर जो होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंटी एसिड। यहाँ पर आपका सेकेंड आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? पॉप की ध्वनि निकालती है कौन सी गैस? इसमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? यहाँ पर देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विथ पॉप साउंड? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना वो पॉप साउंड करता है, पॉप साउंड करते हुए जो है क्या होता है? बर्न होता है, जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का उदाहरण है? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर 1 और 3 दोनों? तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मस्कुलर ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर बोथ 1 एंड यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मस्कुलर फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों ही आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 एंड 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 1 एंड 3 यानी कि पेशीय बल और आपका चुंबकीय बल ये दोनों ही क्या होंगे? आपके राइट आंसर होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? मस्कुलर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? डायबिटीज़ इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन या थायरॉक्सिन? यहाँ पर भी देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन द्वारा। इंसुलिन की सुई लगती है, आप लोगों ने देखा होगा जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं इंसुलिन द्वारा उनके डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स ये टोटल आपके जो थे 17 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, एक दो बार देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।